Hello everyone. In this video, I'm going to discuss previous year questions of PGT Psychology. On my Telegram channel, some of the members have requested me to make a video series on this previous year question of PGT Psychology. So on their special request, I am bringing this series in which I will discuss 20 questions in every video of previous year questions. So let's begin this one. Question number 1 is Sunita is trying to hold the names of the students she just met in her psychology class in short-term memory. According to studies, these short-term memories will be stored in what part of the brain? तो क्वेश्चन में बस सिंपली इतना पूछा जा रहा है कि शॉर्ट टर्म मेमोरीज जो है वो ब्रेन के किस पार्ट में स्टोर्ड है. आंसर वन ऑप्शन वन इज सेरिबेलम, हिपोकैम्पस, देन एमिगडाला एंड प्रीफ्रंटल लोब. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, प्रीफ्रंटल लोब. तो रिमेंबर कि जो सेरिबेलम है दैट रिस्पॉन्सिबल है जो प्रोसीजरल मेमोरी हमारी होती है दैट इज स्टोर्ड इन द सेरिबेलम. हिपोकैम्पस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसोलिडेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी. एमिगडाला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशनल मेमोरी एंड प्रीफ्रंटल लोब में शॉर्ट टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी भी अगर क्वेश्चन में होता तो वो भी इसका आंसर यही होता. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. Question 2 is the role of in the formation of new long-term memories was first made apparent in the case of HM, a famous amnesias. तो इसका आंसर है, इसमें सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है. तो अभी आई हैव टोल्ड द हिपोकैम्पस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसोलिडेटिंग लॉन्ग टर्म मेमोरीज. ठीक है, तो ये क्या करता है, हिपोकैम्पस जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उनको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है, कंसोलिडेट करता है. ओके, और ये HM का एक केस स्टडी है जिसमें इनका हिपोकैम्पस डैमेज हो गया था एंड ही हैड डेवलप्ड एमनीशिया. क्वेश्चन नंबर 3 इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन न्यूरॉन्स ओनली ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन इन विच डायरेक्शन. ओके, तो यहाँ पे सिंपल ये पूछ रहे हैं कि न्यूरॉन्स जो है वो इन्फॉर्मेशन किस डायरेक्शन में ट्रांसमिट करती है. फ्रॉम द डेंड्राइट टू एक्सॉन, फ्रॉम द एक्सॉन टू डेंड्राइट्स, फ्रॉम द सोमा टू डेंड्राइट्स और फ्रॉम द एक्सॉन टू सोमा. तो ये डायग्राम है न्यूरॉन का. तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेंड्राइट है, ठीक है, टॉप पे, और उसके बाद एक्सॉन है. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी ट्रांसमिशन होता है दैट गोज फ्रॉम डेंड्राइट टू एक्सॉन, यहाँ पे जाके यहाँ साइनैप्स में रिलीज कर देते हैं. ओके, तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी फ्रॉम डेंड्राइट टू एक्सॉन एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 1. Question number 5 is if you are typing on the computer keyboard, the motions of your fingers on the key are probably being controlled by. तो ये जो नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं ये उसमें से क्वेश्चन है कि अगर आप कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हो तो जो आपका मोशन है फिंगर का, ठीक है, वो कौन सा नर्वस सिस्टम, कौन सा पार्ट उसको कंट्रोल कर रहा है. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये वो सारे चीज़ें होती हैं जो हमारी वॉलेंट्री होती है, लाइक डाइजेशन. ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग ऑफ आवर बॉडी लाइक डाइजेशन, हार्ट बीट्स. ठीक है, सेंसरी पाथवे न्यूरॉन्स नहीं होगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन जब हमारे इन्वायरमेंट से ब्रेन तक जाती है तो वो सेंसरी पाथवे लेके जाता है. ऑप्शन नंबर 3 इज मोटर पाथवे न्यूरॉन विच इज द करेक्ट ऑप्शन. तो मोटर जो न्यूरॉन्स होते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर वॉलेंट्री मूवमेंट्स. तो ये आता है आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम में. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद स्लीप, मूड एंड एपेटाइट. तो ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर है, आपको बताना है कि कौन सा स्लीप, मूड और एपेटाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ऑप्शन नंबर 3 दैट इज सेरोटोनिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप, मूड एंड एपेटाइट. ओके, एसाइटिलकोलिन इज मेनली फॉर मसल जॉइंट मसल्स में होता है ये, और गाबा इज अ मेजर इनहिबिटरी एंड एंडोफिन इज पेन किलर टाइप न्यूरोट्रांसमीटर. ओके, Which of the following technique uses a radioactive sugar to look at the function of the brain? तो कौन सा radioactive sugar है जो यूज करता है, कौन सी टेक्निक ब्रेन फंक्शन को स्टडी करने के लिए? तो द आंसर इज PET, दैट इज पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी. ओके, तो ये PET में क्या होता है दैट वी इंजेक्ट अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. ठीक है, उससे हमें ब्रेन में पता चलता है जो भी पार्ट एक्टिव होता है वो कलर्ड हो जाता है. ओके, क्वेश्चन 8 इज द हायर मेंटल फंक्शन सच एज थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर फाउंड इन. तो हायर ऑर्डर फंक्शंस हैं, एज यू नो हमारे ब्रेन के 4 लोब्स हैं. ठीक है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल. तो जितने भी हायर मेंटल फंक्शंस होते हैं वो सारे फ्रंटल लोब का काम होता है. ओके, दिस इज द डायग्राम, यू कैन हैव अ लुक. फ्रंटल लोब इज द फ्रंट पार्ट, पैराइटल इज द मिडिल पार्ट, ऑसिपिटल एट द बैक एंड टेम्पोरल जो हमारे ईयर्स का ऊपर का पार्ट होता है. विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज कवर्ड बाय माइलिन शीट. तो न्यूरॉन के जो पार्ट्स हैं
रिमेंबर उसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो न्यूरॉन को अच्छे से कवर करें, उसके पार्ट्स को अच्छे से कवर करें। तो माइलिन शीट कौन से पार्ट में होता है? दैट इज द एक्सॉन। ओके, द राइट आंसर इज एक्सॉन। तो यहाँ पे जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, ये जो है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो कलर की जो कवरिंग है ये एक्सॉन के ऊपर चढ़ी हुई है, तो दिस इज कॉल्ड माइलिन शीट। और कोई डेंड्राइट है या एक्सॉन टर्मिनल यहाँ पे कहीं पे भी नहीं होती है, इट इज ओनली इन द एक्सॉन बॉडी। Next question is, in which part of the body pituitary gland is located? Okay, so brain, liver, kidney, stomach. So the answer is brain. Here you can have a look of pituitary gland, that is in the brain, just below the hypothalamus, and it is the master gland. Remember this. Dyslexia occurs when which part of the brain is damaged? Now this question is little ambiguous, बहुत ही ज़्यादा क्लियर नहीं दिया हुआ है, क्योंकि डिसलेक्सिया के लिए कहीं ना कहीं पेराइटल लोब एंड टेम्पोरल लोब बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। ओके, सो राइट आंसर कुड बी पेराइटो टेम्पोरल लोब बोथ। ओके, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑसिपिटल लोब और फ्रंटल लोब में भी का भी थोड़ा बहुत रोल होता है इन डिसलेक्सिया, तो सारे कंबाइंड रोल प्ले करते हैं। तो देयर इज नो वन पर्टिकुलर लोब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया एक्चुअली में एक लर्निंग डिसऑर्डर है, ठीक है। इट अकर्स इन चिल्ड्रेन, उनकी विजन नॉर्मल होती है, ठीक है, इंटेलिजेंस भी नॉर्मल होता है, बट उनको जो पढ़ने में डिफिकल्टी होती है, दे फेस डिफिकल्टी इन रीडिंग। Question 12 is, there are various kinds of cell in human body. Which of the following is not a neuron? तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा न्यूरॉन नहीं है। तो देयर इज सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, देयर इज इंटरन्यूरॉन, देयर इज मोटर न्यूरॉन। लेकिन जो ग्लायल सेल होता है दैट इज नॉट अ न्यूरॉन, ठीक है। ग्लायल सेल आउट नंबर्स अवर न्यूरॉन इन द ब्रेन। तो 90% अगर ग्लायल सेल है हमारे ब्रेन में, तो जो न्यूरॉन्स हैं वो सिर्फ 10% है। क्वेश्चन नंबर 13 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड डिटरमाइन मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी? तो कौन सा जो ग्लैंड है वो मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है? द आंसर इज थायराइड ग्लैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 इज, वेयर इज द सेंटर फॉर ऑडिशन सिचुएटेड इन द ब्रेन? तो यहाँ ऑडिटरी सेंस की बात हो रही है, तो दैट इज टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटरी प्रोसेसिंग, ओके, सुनने का जो काम होता है। ब्रोकास एरिया इज एसोसिएटेड विद, तो ब्रोकास एरिया, दो हमारे लैंग्वेज के दो एरिया होते हैं ब्रेन में, दैट इज वन इज ब्रोकास एरिया एंड अनदर इज वर्निकीज एरिया। तो ब्रोकास एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच प्रोडक्शन, ठीक है, बोलना जब हमारा होता है, अगर ब्रोका एरिया डैमेज हो जाता है तो हम ठीक से बोल नहीं पाएंगे। वहीं जो वर्निकीज एरिया होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि हम अगर कोई दूसरा बोल रहा होगा तो हम अगर उस बात को समझ पाते हैं, उस बात का मीनिंग निकाल पाते हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ वर्निकीज एरिया। अगर वर्निकीज एरिया डैमेज हो जाता है तो हम बात को समझ नहीं पाते हैं। तो रिमेंबर, ब्रोकाज एरिया अगर डैमेज होगा तो हम ठीक से बोल नहीं पाएंगे, हम दूसरों की बात समझ लेंगे क्योंकि वर्निकीज एरिया हमारा ठीक होगा, लेकिन हम बोल नहीं पाएंगे। वर्निकीज एरिया अगर डैमेज हो जाएगा तो हम दूसरों की बातों को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हम जो बोलेंगे वो ठीक होगा, मतलब वर्ड्स तो ठीक होंगे लेकिन वो जम्बल्ड वर्ड्स होंगे, उनकी कोई मीनिंग नहीं होगी। सो हेयर यू कैन हैव अ लुक कि ब्रोकाज एरिया जो है वो फ्रंटल लोब में होता है, वर्निकीज एरिया टेम्पोरल लोब में होता है। तो इन द लेफ्ट फ्रंटल लोब कंट्रोल्स प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स, lies close to the motor areas. Okay, Wernicke's area left temporal lobe में है, gets meaning from words and sentences, formulate ideas into speech. Question number 16 is, you have a piece of candy that you are holding in your mouth. After a while the candy does not taste as strong as it did when you first tasted it. What has happened? तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आपने एक कैंडी ली, ठीक है, आप, और जब पहली बार उसको टेस्ट किया तो जो सबसे ज़्यादा आपको टेस्ट आया, और जब थोड़ी टाइम बाद आपको उसका टेस्ट थोड़ा सा कम महसूस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो द आंसर इज सेंसरी एडेप्टेशन। सेंसरी एडेप्टेशन का मतलब ये होता है कि हमारे जो सेंसेस होते हैं, अगर उनको ज़्यादा आप किसी भी चीज़ से, मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाती है, कोई भी सेंसरी इनपुट हमको हमारे पास कंटिन्यूअस आती है, तो हमारे जो सेंसेस हैं वो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। जैसे कि ठंडा पानी है या गर्म पानी है, आप ठंडे पानी में हाथ डालोगे तो जब आप पहली बार हाथ डाल रहे हो तो आपको सबसे ज़्यादा ठंडा फील होगा, थोड़े टाइम डाले रहोगे तो वो जो ठंडा जितना उतना नहीं फील होता है, ठीक है। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ सेंसरी एडेप्टेशन। तो ये सारे सेंसेस के साथ होता है। लाइक एसी ये चल रहा हो अगर, तो हम तब तक उस पर ध्यान नहीं देते हैं जब तक एसी बंद ना हो जाए। जब एसी बंद हो जाता है तब हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ कुछ आवाज़ हो रही थी। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ आर सेंसरी एडेप्टेशन, कि हमारा जो सेंसेस पार्ट है या जो लोअर ब्रेन पार्ट है वो अपर ब्रेन पार्ट को इन्फॉर्मेशन नहीं भेजता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस होती है, और कंटिन्यूअस है, चेंज नहीं हो रही है, तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज लेस इंपॉर्टेंट बाय अवर ब्रेन।
क्वेश्चन नंबर 17 इज 5 phenomena इज द प्रिंसिपल बिहाइंड। तो 5 phenomena क्या है? तो इट इज द इल्यूजन ऑफ मूवमेंट। ओके, तो ये एक, जैसे आपने देखा होगा दिवाली की जो लाइट्स होती हैं, तो एक जली एक बुझी, एक जली एक बुझी, इस तरह के जो सीरीज वाली लाइट्स होती हैं, तो उसमें हमें क्या लगता है कि वो एक कंटिन्यूअस मूवमेंट है, बट एक्चुअली में क्या हो रहा होता है वो कि एक जल रही होती है, दूसरी बुझ रही होती है। ठीक है, वहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं होता, हमें ऐसा लगता है लाइट चल रही है, बट एक्चुअली वो लाइट चल नहीं रही होती। दैट इज बिकॉज ऑफ द टाइमिंग ऑफ द लाइट्स ऑफ स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ। तो इस फेनोमेना को हम 5 फेनोमेना बोलते हैं, एंड दैट दिस इज द इल्यूशन ऑफ मूवमेंट। इन फिल्म्स एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स प्रिंसिपल ऑफ विजुअल परसेप्शन यूज्ड इज। ठीक है, तो विजुअल परसेप्शन के लिए इनमें से कौन सा है जो प्रिंसिपल यूज होता है? तो द आंसर इज स्ट्रोपोस्कोपिक। स्ट्रोपोस्कोपिक में क्या होता है, जो इमेजेस होती हैं वो रुकी हुई होती हैं। ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टॉप। ठीक है, इमेज है एक, लेकिन उसको जब हम एक सीरीज में दिखाते हैं तो ऐसा लगता है उसमें मूवमेंट हो रहा है। हेयर यू कैन हैव अ लुक, ये गेम हम लोग भी खेलते थे। ठीक है, तो क्या है कि इसमें हमने एक इमेज बना ली सारे पेजेस में, अब हम जब पेजेस को फ्लिप कर रहे हैं तो वो एक मूवमेंट की तरह आ रहा है, तो दिस मोशन इज कॉल्ड स्ट्रोपोस्कोपिक। Question number 19 is the middle ear directs sound waves to the inner ear. Thus the middle ear acts as a। तो यहाँ पे आपसे कोई भी मिडल ईयर की एनाटॉमिकल बात नहीं कर रहे हैं उसके, लेकिन अगर आपको इन वर्ड्स का मतलब पता हो हिंदी में भी या इंग्लिश में भी, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमीटर, ट्रांसलेटर, रेगुलेटर, तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो मिडल ईयर है वो इनर ईयर तक की साउंड वेव को ले जाती है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जब लेकर जा रही है तो उसको हम ट्रांसमीटर बोलते हैं। ओके, तो इट ट्रांसमिट्स द साउंड वेव्स टू द इनर ईयर। मिडल ईयर सेंटर में होता है। ठीक है, इनर ईयर एक लास्ट में और स्टार्टिंग में पिन्ना वाला जो आउटर ईयर होता है। ओके, तो मिडल ईयर का काम होता है कि इट ट्रांसमिट्स द इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिट्स द साउंड वेव्स टू द इनर ईयर। हेयर यू कैन हैव अ लुक ऑफ मिडल ईयर। मिडल ईयर में मेनली जो तीन होती हैं, मैलिस, इनकस, स्टेप्स, ये तीन बोन्स आ जाती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 इज द अपेरेंट मोशन ऑफ स्टेशनरी पॉइंट ऑफ लाइट इन डार्कनेस इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है कि द अपेरेंट मोशन ऑफ स्टेशनरी पॉइंट, यानी कि आप देखोगे कि अगर एक पूरा कमरा डार्क है और उसमें आपसे एक लाइट कहीं पे जल रही है, सिर्फ वो लाइट स्टेशनरी है। ठीक है, यानी कि वो मूव नहीं कर रही है, वो अपनी ही जगह पे है, लेकिन आपको ऐसा लग सकता है, पेरेंट का मतलब आपको लग सकता है, वो एक्चुअली नहीं, आभास हो सकता है उसका, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है, तो आपको ये लगेगा कि लाइट जो है वो अपनी जगह से मूव कर रही है। ठीक है, उसको आपको लगेगा कि वो मोशन है। तो अगर आपको इस तरह का लग रहा है तो व्हाट दिस इज कॉल्ड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑटोकाइनेटिक मूवमेंट। ओके, तो इस पे एक बहुत ही फेमस स्टडी है, तो यू कैन कमेंट दैट कि इस पे कौन से साइकोलॉजिस्ट या किसने इस पे ऑटोकाइनेटिक मूवमेंट पे स्टडी किया है। ओके, सो दीज वर द 20 क्वेश्चंस ऑफ टुडेज। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस फर्दर 20 क्वेश्चंस। टिल देन यू कैन स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे अहेड।